बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीसी साइकिल पे आज हम ये तीसरा प्रॉब्लम करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 30 डिग्री एंड -5 डिग्री मींस लोअर टेम्परेचर इज़ -5 डिग्री एंड हायर टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री। द रेफ्रिजरेंट इज़ 0.97 ड्राई आफ्टर लीविंग द एवापोरेटर कॉइल। आपका ये जो रेफ्रिजरेंट है जब वो एवापोरेटर कोयल से लीव करेगा तो वो 97% ड्राई होगा और 3% उसमें वेट पार्टिकल्स होंगे। फाइंड द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एवापोरेटर। तो आपसे पूछा गया है कि आप ये जब लीव करेगा तो 0.97 होगा मीन 97% होगा। तो आपने मालूम करना है कि जब वो एवापोरेटर में एंटर होगा मींस कि आपने मालूम करना है X4 यानी कि रेफ्रिजरेंट की कंडीशन जब वो एवापोरेटर के अंदर दाखिल होगा। तो X4 आपने मालूम करना है कि वो कितना % होगा और फिर आपने COP ऑफ द सिस्टम मालूम करनी है। फिर पूछा गया है इफ़ द टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर सर्कुलेटिंग इन द कंडेंसर इज़ लिमिटेड टू 20 डिग्री कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट। अच्छा, अभी तक हम जो कर रहे थे कि कंडेंसर एनवायरनमेंट को हीट दे रहा था। अब इस प्रॉब्लम में देख ले कि आपकी कंडेंसर के साथ एक और कोयल लगा है और उसमें वाटर सर्कुलेट हो रहा है। या हम इस तरह कह सकते हैं कि कंडेंसर से हीट जाएगा वो इस वाटर को, या जो वाटर इस कोयल में है रिवॉल्व कर रहा है तो वो इसको हीट करेगा इस वाटर को, या इन अदर वर्ड्स के वाटर एज ए कूलेंट इस्तेमाल हो रहा है और ये इस कंडेंसर का हीट कम कर रहा है या इसका टेम्परेचर कम कर रहा है या इससे जो हीट निकल रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो भी आप मकसद ले ले, बस सिंपल ये है कि कंडेंसर से हीट जा रहा है दूसरे कोयल में और उसमें वाटर फ्लो कर रहा है। अब वो कह रहे if the temperature is rise of water circulating in the condenser is limited to 20 डिग्री कि आपने क्या करना है कि जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है कंडेंसर के इर्द गिर्द को उसका टेम्परेचर 20 डिग्री तक बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिट 20 डिग्री है। तो अब वो कह रहे हैं कि जितना कूलेंट इस्तेमाल हो रहा है उन कूलेंट के लिए हम कितना वाटर सर्कुलेट कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है जो इस कंडेंसर से हीट ले रहा है तो उसकी क्वांटिटी मालूम करनी है कि वो कितनी क्वांटिटी में वो वाटर, कितनी केजी हम ले ले वो वाटर कि वो इससे हीट ले ले कंडेंसर से, या जो रेफ्रिजरेंट इसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो उस रेफ्रिजरेंट के लिए हम कितना वाटर सर्कुलेट कर ले ताकि वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से न बढ़े। तो 3 चीज़ें हमें मालूम करनी है। एक है X4 मालूम करनी है जो मींस जो एवापोरेटर की जो कंडीशन होगी एंट्री में, रेफ्रिजरेंट की जो कंडीशन होगी एट द एंट्रेंस ऑफ द एवापोरेटर। सेकंड COP मालूम करनी है और फिर आपने मास फ्लो रेट ऑफ वाटर मालूम करनी है फॉर द गिवन रेफ्रिजरेंट। तो अब आपने क्या करना है कि या तो TH डायग्राम ड्रा करना है या pH डायग्राम ड्रा करना है। उस TH और pH डायग्राम की हेल्प से हम H1, H2, H3, H4 मालूम कर लेंगे, फिर हम X4 भी मालूम कर लेंगे और फिर हम ये मास फ्लो रेट भी मालूम कर लेंगे। तो पहले मैं इसके लिए क्या ड्रा करता हूँ कि pH डायग्राम में ड्रा करता हूँ। अच्छा जी, pH डायग्राम हमने ड्रा कर दी। तो pH डायग्राम या TS डायग्राम का फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाएगा कि मेरा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 कहाँ पे है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रॉब्लम में गिवन है कि 0.97% रेफ्रिजरेंट आपका ड्राई है मींस के यहाँ पे आपकी X1 की जो वैल्यू है वो है 0.97 के, ये 97% ड्राई है और 3% इसमें वेट पार्टिकल्स है। अब पॉइंट 2 आपका सुपर हीटेड रीजन में है, पॉइंट 3 आपका सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है और 4 भी आपका वेट रीजन में है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि पहले आपने क्या करना है, फाइंड द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एवापोरेटर। अब X1 आपके पास 0.97 है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि X4 क्या होगा, यहाँ पे वेट कितना होगा और ड्राई कितना होगा, लेकिन आपसे ड्राई मांग रहा है कि वो कितना % वो ड्राई होगा। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग H3 को मालूम कर ले, फिर
H3 जब मालूम हो जाएगा तो वी नो दैट ये जो लाइन है इट इज़ आइसेंथाल्पिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है वो आइसेंथाल्पिक प्रोसेस H3 इज इक्वल टू H4, तो वो हम इक्वल ले लेंगे और फिर इसके लिए जो वेट रीजन के लिए एंथैल्पी का जो फार्मूला है वो हम लिख लेंगे और इजीली X4 को फाइंड कर लेंगे। पहले मैं लेता हूँ X4 को फाइंड करने के लिए H3 को फाइंड करूँगा। तो H3 में इजीली फाइंड कर सकता हूँ H3 जो कि सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है। तो H3 सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है तो और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है। तो मैं 30 डिग्री टेम्परेचर पे सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे HF पे आ जाऊँगा। एंथैल्पी एट द लिक्विड लाइन तो वो HF है और HF की वैल्यू यहाँ पे है। So H3 is equal to HF is equal to 323.22 किलो जूल पर केजी। तो मेरे पास H3 की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है इट इज़ आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, सो H3 इज इक्वल टू H4 इज इक्वल टू सेम वैल्यू 323.22 किलो जूल पर केजी। अब जी मुझे पता है कि जब वेट रीजन होगा तो वेट रीजन में जिस तरह प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी मैं कर चुका हूँ और मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स कर ले। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेपर्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेचुरेटेड वेपर और इस तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ ले तो उसमें से एक फार्मूला है वेट रीजन के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ H4 के लिए जो फार्मूला होगा इट इज़ इक्वल टू HF प्लस X और x यहाँ पे कौन सा x होगा X4, क्योंकि हर पॉइंट पे अपना अपना होगा और यहाँ Hg माइनस HF। तो ये मेरे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे देख लें इसका टेम्परेचर क्या है -5 डिग्री। H4 का टेम्परेचर देख लें -5 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है -5 डिग्री पे जाना है और वहाँ पे Hg की वैल्यू मालूम करनी है और HF की मालूम करनी है। तो मुझे पता है -5 डिग्री पे आप चले जाए तो Hg की वैल्यू 1432 है और HF की वैल्यू 118.26 है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये वाली वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करना है और H4 जो है वो ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप इसमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास X4 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देख ले -5 डिग्री पे आपके पास जो HF की वैल्यू है वो है 158.26 किलो जूल पर केजी यूनिट आप लिख ले और Hg की जो वैल्यू है वो है 1432 किलो जूल पर केजी। अब Hg की वैल्यू भी आ गई, HF की भी आ गई, HF की भी आ गई, H4 की भी यहाँ से आ गई। तो अब आप सिंपली ये वैल्यूज़ पुट कर ले और आपके पास X4 जो आंसर आ जाएगा वो है 0.13। अच्छा 0.13 अब आपको शो कर रहा है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है जब वो इवापोरेटर के अंदर जाएगा H4 जो एंट्री पॉइंट है 4 वाली तो वो 13% आपकी क्या होगी ड्राई होगी और फिर ये 87% इसमें वाटर पार्टिकल्स होंगे। तो इट मीन्स कि जो आपकी ये जो रेफ्रिजरेंट की कंडीशन होगी वो 13% ड्राई होगी और बाकी जो है उसमें वेट पार्टिकल्स होंगे। तो आपने सिंपली क्या कर दिया पहला पार्ट जो है वो मालूम कर दिया। अब मैं आता हूँ COP की तरफ। तो COP मुझे पता है COP के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो है H1 - H4 डिवाइड बाय H2 - H1। अब H4 तो मैंने मालूम कर लिया लेकिन H1 और H2 अब मेरे पास अननोन है। तो H1 और H2 को फाइंड करने के लिए मैं सेम इसी तरह के फार्मूलाज जो है वो यूज़ करूँगा ताकि H1 और H2 की वैल्यूज़ मेरे पास आ जाए। अच्छा जी पहले मैं H1 को मालूम करता हूँ। तो H1 के लिए सिंपल जिस तरह प्रीवियस प्रॉब्लम में भी मैंने किया था या X4 को मालूम करने के लिए जो फार्मूला मैंने यूज़ किया था सेम वही वेट रीजन के लिए एंथैल्पी का जो फार्मूला होगा कि आपका अगर पॉइंट किसी वेट रीजन में है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो H1 इज़ इक्वल टू HF प्लस X इंटू Hg माइनस HF।
तो ये आपके पास सिंपली फार्मूला है जब आपका कोई पॉइंट वेट रीजन में हो, और ये x यहाँ पे x1 होगा क्योंकि ये एट पॉइंट 1 हम मालूम करें। अब यहाँ पे टेम्परेचर को देख ले, तो टेम्परेचर लाइन जो है इट मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर -5 डिग्री है। तो आपने क्या करना है, सिंपली -5 डिग्री पे जाना है और वहाँ पे HF और HG की वैल्यू मालूम करनी है। तो HF की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 158.26 किलो जूल पर केजी, और Hg की वैल्यू आ जाएगी 1432 किलो जूल पर केजी। अब सिंपली आपने क्या करना है, HF, Hg, HF और x1 जिसकी वैल्यू है 0.97, इन वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। जब आप पुट कर ले तो H1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1394 किलो जूल पर केजी। ये डेटा सिंपली हमने स्टीम टेबल से लिया हुआ है। आप स्टीम टेबल में भी इन टेम्परेचर पे इनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ H2 के लिए। तो H2 अब सुपर हीटेड रीजन में है, तो उसके लिए मैं ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि अगर आपका पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में है तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वही मैं यूज़ करूँगा। नेक्स्ट अब जो कि पॉइंट 2 पे H2 मालूम करनी है, तो मुझे पता है पॉइंट 2 इज़ इन दी सुपर हीटेड रीजन, और यहाँ पे जो मैं फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ वो है H2 इज़ इक्वल टू Hg प्लस CPg मीन स्पेसिफिक हीट in the gaseous form, our T2 minus T saturated। अच्छा, ये फार्मूला आ गया मेरे पास, H2 इज इक्वल टू Hg प्लस CPg इंटू T2 माइनस T सेचुरेटेड। अब आप देख ले पॉइंट 2 को, पॉइंट 2 यहाँ पे 30 डिग्री पे है, तो एट 30 डिग्री आपने ये वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो एट 30 डिग्री आपके पास T सेचुरेटेड जो है वो 30 डिग्री है, तो 30 के साथ मैं 273 को प्लस कर लूँगा। अच्छा, 273 जब मैं प्लस कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 303 केल्विन। तो ये आ जाएगा 303 केल्विन। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है कि ये वैल्यूज़ भी आ गई। अब एट 30 डिग्री CPG की वैल्यू क्या होगी, तो CPG की वैल्यू मेरे पास है 3.35 एट 30 डिग्री, आप देख लें। और फिर Hg की वैल्यू एट 30 डिग्री, तो वो आप देख लें 1466 किलो जूल पर केजी। तो ये कुछ वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब T2 यहाँ पे अननोन है, तो जब T2 अननोन है तो मैं H2 को मालूम नहीं कर सकता। अब मैं क्या कर लूँगा, इसको सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 का नाम ले लूँगा और मैं अब पॉइंट 2 पे जो एंट्रोपी के लिए फार्मूला है उससे हेल्प ले लूँगा। तो पॉइंट 2 जो कि सुपर हीटेड रीजन में है, तो एंट्रोपी के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा सेम इसी तरह का, S2 इज़ इक्वल टू Sg प्लस x, और सॉरी ये आ जाएगा x नहीं, Sg प्लस CPg नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाय T सेचुरेटेड। अब आप देख लें सिंपली, ये भी 30 डिग्री पे है, तो यहाँ पे आप देख ले कि एट 30 डिग्री Sg जो है वो इक्वल होगा Sg एट 30 डिग्री वो है 4.984। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपकी ब्लू से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एंट्रोपी के लिए है। तो इसके लिए Sg है एट 30 डिग्री 4.984। काइंडली जो इसकी यूनिट्स है वो आप यहाँ से देख ले, किलो जूल पर केजी केल्विन। अब यहाँ पे आ गया, और CPG ऑलरेडी हमें पता है कि दैट इज़
3.35 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब यहाँ पे ये भी नोन है, ये भी नोन है, टी सैचुरेटेड भी नोन है, बट टी फिर से अननोन है। तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए मुझे पता है कि 1 to 2 जो है इट इज़ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस मीन S1 मस्ट बी इक्वल टू S2। तो अब मैं क्या कर लूँगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूँगा और मैं अब एंट्रोपी 1 से हेल्प ले लूँगा। तो एंट्रोपी 1 के लिए जो फार्मूला है वो अब मैं लिख लूँगा। S1 जब मेरे पास मालूम हो जाए, सिंपली वो वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँगा और मेरे पास S2 आ जाएगा। जब S2 आ जाएगा तो उससे मैं T2 मालूम कर लूँगा, सिंपली 1 में पुट कर लूँगा और H2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो S1 विच इज़ इन द वेट रीजन, उसके लिए सेम जो फार्मूला हमने लिखा था, सिंपल फार्मूला है SF प्लस x विच इज़ x1, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो लिखना है, फिर Sg माइनस SF। अच्छा, ये आपके पास फार्मूला है। अब लेकिन ख्याल अब आपने क्या करना है कि ये 0.1 आपका -5 डिग्री पे है, तो आपने ये वाले फार्मूले, ये वाली जो नंबर्स है ये यूज़ नहीं करना है। तो अब आपने क्या करना है, S1 आपका -5 डिग्री पे है, तो आपने -5 डिग्री पे जाना है और -5 डिग्री पे आपने SF की वैल्यू मालूम करनी है और Sg की वैल्यू मालूम करनी है। तो SF की वैल्यू एट -5 डिग्री मेरे पास है 1.204 यहाँ पे ये SF की वैल्यू 0.63 है। तो SF की वैल्यू 0.63 है किलो जूल पर केजी और Sg की वैल्यू है 5.407 और X1 की वैल्यू है 0.97। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये तीन वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट कर ले, तो S1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, S1 इज़ इक्वल टू 5.264 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। सिंपली मैंने क्या किया कि -5 डिग्री पे SF Sg की जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे पुट कर ली और ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यूज़ पुट कर ली, तो मेरे पास S1 की वैल्यू आ गई। अब ये S1 जो है मुझे पता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है यहाँ पे 1 to 2 से, सो S1 इज़ इक्वल टू S2। तो मेरे पास S2 की वैल्यू भी सेम 5.264 किलो जूल पर केजी केल्विन आ जाएगी। अब नेक्स्ट मैं अब क्या करूँगा, ये जो S2 की वैल्यू है अब मैं सिंपली इसको इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर लूँगा। जब मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा तो S2 पुट कर लूँगा, Sg पुट कर लूँगा, CPg जो यहाँ पे 3.35 है, T सैचुरेटेड पुट कर लूँगा और फिर इनको सिंपली यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, फिर CPg को डिवाइड कर दूंगा, फिर नेचुरल लॉग T2/T सैचुरेटेड का ले लूँगा, फिर नेचुरल लॉग का मुझे पता है T2 माइनस T सैचुरेटेड हो जाएगा और फिर मैं सिंपली T2 को मालूम कर लूँगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स आप कर ले और आप इससे T2 को मालूम कर सकते हैं ईजीली। अच्छा, सिंपली ये S2 की वैल्यू है S2 Sg जो ये है और फिर T सैचुरेटेड जो कि ये है आप और CPg ये है, आप इनकी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 329 केल्विन 0.41 केल्विन। तो अब T2 की वैल्यू आ गई और ऑलरेडी आपके पास T सैचुरेटेड, CPg और Hg की वैल्यू है, तो आप इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और आपके पास H2 की वैल्यू आ जाएगी 1554 किलो जूल पर केजी। तो अब आपका जो हेडेक था या जो मेन पार्ट था वो कवर हो गया। H3 की वैल्यू भी है, H1 की वैल्यू भी है, H4 की वैल्यू भी है और H2 की वैल्यू भी आ गई। अब ऑलरेडी X4 आप मालूम कर चुके हैं, अब आपने क्या करना है, COP मालूम करना है विच इज़ इक्वल टू H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। अब जी COP की वैल्यू, COP के लिए जो फार्मूला है मुझे पता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय
work input. अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू H1 माइनस H4 डिवाइड बाय वर्क इनपुट H2 माइनस H1। सिंपली आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि ये सब हमने मालूम कर लिया। तो COP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.7। तो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए COP की वैल्यू है 6.7। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ कि आपका ये जो कंडेंसर है या आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कितना हीट लॉस कर रहा है, और वो जो हीट है वो आपका जो बाहर का आपने रेफ्रिजरेशन का जो सिस्टम कंडेंसर का जो सिस्टम है, वाटर जिसमें सर्कुलेट हो रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब ये आपका सिस्टम है कि जो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगा वही सिस्टम जो रिजेक्ट करेगा वही सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो उसी से हम फिर आपका जो जितना वाटर हमें एज ए कूलेंट चाहिए वो हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सिंपली मैं फार्मूला लिख सकता हूँ क्यों आउट मींस हीट लॉस्ट बाय रेफ्रिजरेंट, या सिंपली मैं लिख सकता हूँ हीट लॉस्ट बाय रेफ्रिजरेंट बाय द रेफ्रिजरेंट is equal to heat gained by water which is coolant। कि यहाँ से हीट जो रिजेक्ट होगा वही हीट ये वाटर जो है एब्जॉर्ब करेगा बाय वाटर विच इज़ कूलेंट इसलिए कि ये आपके कंडेंसर को कूल कर रहा है। अच्छा, तो ये आपका क्यों आउट है, इट इज़ इक्वल टू आवर हीट गेन बाय वाटर या कूलेंट। तो हीट गेन बाय एनी फ्लूइड, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट लिक्विड एंड जो टेम्परेचर डिफरेंस है इनका डेल्टा टी डब्ल्यू, और डब्ल्यू हम वाटर के लिए लिख रहे हैं। अब क्यों आउट मुझे पता है इट इज़ इक्वल टू H2 माइनस H3। सो क्यों आउट के लिए मैं लिख सकता हूँ H2 माइनस H3। जितना आपका कंडेंसर से हीट लॉस होगा इट इज़ इक्वल टू H2 माइनस H3। अब इसके लिए MW मैं लिखता हूँ जो आपसे कह रहे कि मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट। तो MW इज़ मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट, CW इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये टेम्परेचर डिफरेंस है कि वाटर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। और ये ऑलरेडी आपको कहा गया है कि द टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर सर्कुलेटिंग इन द कंडेंसर इज़ लिमिटेड टू 20 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ये लिमिटेड टू 20 डिग्री होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख ले मेरे पास अगर आप स्टीम टेबल में देख ले, या इसी तरह मैं लिखता हूँ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 4.18। तो ये वैल्यू या तो आपको गिवन होगी या आपको याद होने चाहिए कि स्पेसिफिक हीट फॉर प्योर वाटर इज़ 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। अच्छा, ये एक मसला तो हल हो गया, CW की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, डेल्टा TW भी आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपका ये टेम्परेचर जो है डिफरेंस ये 20 डिग्री से एक्सीड नहीं होना चाहिए, या इट इज़ लिमिटेड टू 20 डिग्री। तो ये मसला भी हल हो गया। H2 H3 भी आपके पास है। सिंपली आप क्या कर लें, इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास मास फ्लो रेट ऑफ वाटर की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं लिखता हूँ मास फ्लो रेट ऑफ वाटर CW 4.18। ये आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये है 20। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपली H2 H3 की वैल्यूज़ पुट कर ले। जब मैं वैल्यूज़ पुट कर लूँगा तो मास ऑफ वाटर मेरे पास आ जाएगा 14.7 kg पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मास फ्लो रेट मुझे पता है केजी पर केजी ऑफ समथिंग है, तो इट जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 14.7 kg ऑफ वाटर पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट। कि अगर आपकी इस सिस्टम में 1 kg रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है तो आपको उस रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए आपको 14.7 और इन अदर वर्ड्स 15 kg ऑफ वाटर आपको चाहिए। अगर आप 2 kg रेफ्रिजरेंट यूज़ करें तो आपको
30 kg of water चाहिए। तो it means that we need 14.7 kg of water to cool 1 kg of refrigerant by 20 डिग्री के 20 डिग्री से वो टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। तो 1 kg के लिए 1 kg रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए आपको 14.7 kg कूलेंट या वाटर चाहिए।